अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। लास्ट टाइम हमने किया था सर्वे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस 10 क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए थे, जिसमें हमने पूरे डिटेल में और भी जो रिलेटेड उसके क्वेश्चंस बन सकते थे वो डिस्कस किए थे। और मैं आपसे सबसे रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप ये लेक्चर पूरा देखिए। लास्ट में आपको पता चलेगा हाँ हाँ आपका जो रिवीजन है पूरा अच्छे तरीके से हुआ है, जो कंटेंट था वो बेहतरीन था, आप खुद बोलोगे, क्योंकि आपका रिवीजन ही अच्छे तरीके से कराऊंगा। क्वेश्चन बेस्ड एक एक पार्ट उसका मैं डिस्कस करूंगा। लास्ट में आपको ये लगेगा हाँ आपके लिए बेनिफिशियल था, और आपको जहाँ पर लगेगा हाँ आपको आता है आपको फिर से रिवाइज होगा, और जहाँ पर लगे हाँ यहाँ पर भूल गए हो आप, तो वहाँ पर आप रिकॉल करने की कोशिश करोगे पहले, उसके बाद मेरे मतलब कि जो मैंने लिखा होगा उस पर देखोगे कि हाँ ये उससे आपका रिवाइज फिर से होगा। ठीक है, अब हम क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे, यानी कि आज का क्वेश्चन नंबर 1 और 11 से हम स्टार्ट करेंगे। जो टेंसाइल स्ट्रेंथ ऑफ इन एमपीए ऑफ ए गुड क्वालिटी हार्डनेट और टेम्पर्ड स्टील वायर चेन पिन्स, जो चेन के पिन से उनकी स्ट्रेंथ पूछी गई है कि उनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है। उनकी स्ट्रेंथ होती है 700 एमपीए। ठीक है, या हम बोल सकते हैं 7 मीटर स्क्वायर में ऐसे। तो इसके रिलेटेड हम अब पिन्स के रिलेटेड जो पिन्स होती है वो कहाँ पर होती है, देखो चेन पिन्स, जो चेन पिन्स होती है वो वहाँ पर। पहले हम देखेंगे, देखो इसमें हम पहला ये डिस्कस करेंगे जो एरो चेन्स की पिन्स होती है उसकी उनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो 700 एमपी होता है, या हम केजीएफ में बोलेंगे तो वो 70 केजीएफ पर एम स्क्वायर। तो उसकी जो ओवरऑल लेंथ होती है वो कितनी होती है 400 एम। देखो ऐसी चेन होती है, देखो ऐसे वो पिन्स लगे होते हैं, तो ऐसे उनका, तो ये जो डायमीटर होता है ये 40 mm, ये इसका डायमीटर 50 mm, और जो लेंथ इसकी होती है ये वाली लेंथ ये होती है 50 mm। ठीक है, इसके मैं आपको अभी पिक्चर दिखाऊंगा। और ये जो पैग्स है, ये पैग्स, ये क्या होता है जब हमारी चेन जो पैग्स होती है ये यूज करते हैं पूछने में सर्विस स्टेशन, जहाँ पर हमारा सर्विस स्टेशन एंड होता है या जहाँ पर हम स्टाफ रखते हैं उधर हम एक पैग लगाते हैं। पैग ये वुडन का होता है, कितना किसका होता है, वुडन का। ये मैं अभी दिखाऊंगा आपको पिक्चर में सारा ही कैसे होता है। और इसका जो साइज होता है कॉमनली कितना होता है 25x25। ठीक है, ये यहाँ पर देखो, ये हम इंटरसेक्शन पॉइंट्स पर भी लाई करते हैं, लेस पर मिनट फॉर टाइम भी। और रेंजिंग रॉड क्या होता है, जब हमको किसी भी पॉइंट का इंटरमीडिएट पॉइंट, सपोज करो ये दो दो स्टेशन से इधर हमको इस लाइन में इंटरमीडिएट कोई पॉइंट ढूंढना है, तो वो इस इनके मिडल में आना चाहिए और इसी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन में आना चाहिए। तो वो उसके लिए हम क्या करते हैं, यूज़ रेंजिंग रॉड, ताकि हम इंटरमीडिएट पॉइंट ढूंढ सकें। इंटरमीडिएट पॉइंट लोकेट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये जनरली देखो IS 2288 के हिसाब से ये जनरली अगर 2 मीटर का लेंथ होगा रॉड का, तो उसमें जो ईच बैंड होता है, देखो ये बैंड ऐसे होते हैं, वाइट और रेड दो ऐसे, तो यहाँ तक रेड यहाँ पर वाइट, तो इसलिए उनका जो विड्थ होता है वो 200 mm। अगर 3 मीटर की रॉड होगी तो उनका जो बैंड्स होती है वो कितने होते हैं, 15 बैंड्स होती है, और ईच बैंड कितना होता है 200 mm। देखो ऐसे ही बैंड, ऐसे रॉड मानो सपोज ऐसे, ये जो बैंड्स की विड्थ होती है ये कितनी होती है 200 mm, या हम बोल सकते हैं 20 सेंटीमीटर। और 2 मीटर रॉड में कितने बैंड्स होते हैं 10, और इस 15 बैंड्स में ये 3 मीटर रॉड में कितने बैंड्स होंगे 15। ये ऐसे ही आपको याद रखना। और ऑफसेट रॉड, ऑफसेट रॉड किसके काम आता है हमारे, जब हमको कोई भी ऑफसेट निकालना हो तो हमें राइट एंगल, यानी कि राइट एंगल, ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। दो तरह के ऑफसेट होते हैं, एक 15 मीटर से ज़्यादा जिसको लॉन्ग ऑफसेट कहते हैं, और शॉर्ट ऑफसेट ये सर्वे लाइन में यूज़ के काम आता है, और इसमें हम डिटेल्स निकाल सकते हैं किसी भी एरिया का। तो ये ऑफसेट रॉड क्या होता है, वो सिंपली ऐसा होता है, देखो इसमें 2 शॉट्स होते हैं, ऐसे एक शॉट होता है, और ये इसकी लेंथ जो होती है जनरली वो कितनी होती है 3 मीटर। प्लम बॉब किसी काम आता है, ये सेंटरिंग के काम आता है। देखो ऐसे अगर हमको सेंटरिंग करना है किसी स्टेशन की, तो यहाँ से हम कोई भी एक वो प्लम बॉब जो जिसको हम कश्मीर में शोला कहते हैं वो डालते हैं इधर, तो हम इधर हमारा पॉइंट पता चलता है कि हमारे स्टेशन का जो सेंटर है वो कहाँ पर, लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन। ठीक है, ये सेंटरिंग की काम आता है, या हम ये इस वर्टिकल लाइन इससे ड्रा कर सकते हैं, यानी कि वर्टिकल लाइन। सपोज ये ग्राउंड है, इस पर हमने इधर ये स्टेशन, तो इधर से हम ड्रॉप करते हैं एक प्लम बॉब,
तो जहाँ पर वो ग्राउंड को टच करेगा वहाँ पर हम बोलते हैं वो उसका सेंटर होता है। और यहाँ से ये जो है ये परपेंडिकुलर ड्रा होता है। तो ये इसका मतलब ये परपेंडिकुलर ड्रा यानी कि वर्टिकल लाइन के काम आता है, वर्टिकल लाइन ड्रा करने की काम आता है। देखो अभी मैंने आपको दिखाया, ये हमारी जो है पिन्स होती है, पिन्स जो कहीं पर भी ज़मीन में हम दबाते हैं जब हमारा इंस्ट्रूमेंट जहाँ पर भी हम स्टाफ रखते हैं, तो उससे हमें पता चलता है हमने कहाँ कहाँ पर स्टाफ रखा है। और ये जो होते हैं ये इनको कहते हैं पैग्स। ठीक है, ये पैग्स होती है, ये 5 मीटर ईच 5 मीटर की लेंथ पर होते हैं, ये हमने ऑलरेडी पढ़ा है। और ये वाला जो है देखो ये होते हैं पैग्स, जो हमने इधर डिस्कस किया था, ये पैग्स। और ये होती है टेलीज, सॉरी ये होती है टेलीज। ठीक है, ये टेलीज। और ये 5 मीटर पर लगाते ईच 5 मीटर। देखो यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, सपोज यहाँ से यहाँ तक 5 मीटर, तो यहाँ पर ये एक होता है। उसके बाद फिर से 5 मीटर, दूसरे 5 मीटर पर कितने होते हैं, इसके 2। इससे हमें पता चलता है यहाँ से यहाँ देखो, अगर 20 मीटर की लेंथ है टोटल रॉड, तो यहाँ से अगर हमें यहाँ तक की डिस्टेंस आया मतलब ग्राउंड में, तो इससे हमें पता चलेगा कि यहाँ पर कितना लेंथ होगा, या यहाँ तक एंड हुआ हमारा सर्वे, उससे हमें पता चलेगा तो यहाँ पर 5 मीटर होगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एंड हुआ तो यहाँ पर ऐसे पैग में ऐसे टेली जो है इसमें 2 ये लगे होते हैं 2, तो इससे हमें पता चलेगा कि ये यहाँ तक 10 मीटर है। ठीक है, और कोई पॉइंट डिस्कस करना नो, ये पिंस होती है जो हम ग्राउंड में डालते हैं जब जहाँ पर भी हमारा स्टेशन कहीं पर होता है। प्लम बॉब भी हमने देखा और सेंट्रल लाइन इसका देखा। देखो उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, which of the following surveys commonly conducted for specifying national boundaries of land use pattern। देखो इसके लिए जो आंसर आएगा, ये जियोलॉजिकल सर्वे, ये अर्थ डेटा यानी कि स्टेट ऑफ अर्थ जो है उसके काम आता है। ठीक है, ये एरियल सर्वे हम फोटोग्राफ्स लेते हैं। लोकेशन सर्वे जब किसी भी लोकेशन या इंटरनल डिटेल्स निकालनी होती है, मतलब लोन वोन के लिए हम देखते हैं कि इसका एग्जैक्ट लोकेशन, हमें कोई भी ऑफिस चाहिए तो उसका हम पूरा लोकेशन देखते हैं और कहाँ पर है इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट एड्रेस कहाँ, तो उसके लिए हम लोकेशन सर्वे, या कि कोई भी लोन देता है उसके लिए हम देखते हैं उसका एरिया कहाँ पर है, उसके आसपास की ज़मीन कैसी है, उसके लिए हमें लगता है लोकेशन। और जोग्राफिकल सर्वे इसके काम आता है। ठीक है, जोग्राफिकल सर्वे में सारा फीचर जो अर्थ के होते हैं वो आते हैं। तो यहाँ पर हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इसके रिलेटेड। देखो ये जियोलॉजिकल से इसमें क्या मिलता है हमें, डिफरेंट स्टेट ऑफ अर्थ। एरियल सर्वे किस काम आता है, एरियल सर्वे एयरबोर्न देखो ड्रोन हेलीकॉप्टर से हम मेजर करते हैं। जनरली फोटोग्रामेट्रिक सर्वे में आता है, जनरली ये प्रेफर्ड हम जनरल नहीं करते, कॉस्टली होता है। लोकेशन सर्वे इससे क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन निकालते हैं, मतलब किसी भी लैंड सर्वे जो हमने अभी डिस्कस किया, इससे हम ये सूटेबल नहीं होता है किसके लिए, नॉट सूटेबल फॉर नेशनल बाउंड्रीज और लैंड यूजेज। देखो जियोग्राफिकल सर्वे मैंने अभी देखा, ये उसकी तरह नहीं है जैसे जियोलॉजिकल सर्वे की पे हमने ये किया था कि स्ट्रेट ऑफ अर्थ देखा था कि वहाँ पर हम स्ट्रेट ऑफ अर्थ निकालते हैं, लेकिन जियोग्राफिकल सर्वे उससे डिफरेंट है। इससे क्या है, हम इंटीरियर ऑफ द अर्थ सरफेस निकालते हैं। जियोग्राफिकल सर्वे डील्स विद द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, देखो इट हेल्प्स इन मेजरमेंट ऑफ एरिया लैंड, किसमें, लेंथ माउंटेन इसकी हेल्प करता है, किसमें, अगर एरिया ऑफ लैंड मेजर करना हो या लेंथ ऑफ माउंटेन की या कोस्ट लाइन की, उसका हम मेजर कर सकते हैं, कोस्ट लाइन या लेंथ ऑफ माउंटेन। देखो अब जियोलॉजिकल सर्वे में क्या था, इसमें हम इंटीरियर डिटेल्स निकालते हैं, किसमें, जियोलॉजिकल सर्वे में। और इसमें क्या करते हैं, जो ज्योग्राफिकल में इसमें एरिया ऑफ लैंड लेंथ ये सब मेजर करते हैं। ठीक है, या नेशनल बाउंड्री इससे हम मेजर, देखो हैनेस रिकॉर्ड एज अप्रोप्रिएट टू कंडक्ट द नेशनल बाउंड्री। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, और थोड़ा इसमें भी देखना टॉपोग्राफिकल सर्वे में कितना स्केल होता है इस लोकेशन में, टाउन प्लानिंग के लिए ये स्केल्स है, अगर देखना होगा तो पीडीएफ में बाद में देख लेना। देखो इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ सर्वेइंग चेन विल नॉट बी यूज्ड, इसमें जो है टेकोमेट्रिक सर्वे है। टेकोमेट्रिक सर्वे इंस्ट्रूमेंट की वजह से हेल्प से हम सारा वर्टिकल डिस्टेंस और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस मेजर कर सकते हैं विदाउट चेन, और उसको हम टेकोमीटर कहते हैं। चेन सर्विंग में हम चेन की मदद से हम ऐसे गेंटर चेन
सर्वे चेन जो भी हमने पढ़ा था, गेंटर चेन में 66 फीट और इंजीनियर चेन में 100 फीट, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। कंपास सर्वे में क्या है, एक तो हम एक एंगल मेजर करते हैं, ये एंगल मेजर करते हैं और कंपास की हेल्प से, कंपास सर्वेयर कंपास की हेल्प से, और ये लेंथ मेजर करते हैं चेन या किसी भी चेन या से यूज करते हैं। और प्लेन टेबल सर्वे में क्या करते हैं, साइमल्टेनियस ये फील्ड ऑब्जर्वेशन मेथड है, मतलब इसमें हम क्या है ग्राफिकल ऑब्जर्वेशन फील्ड पर ही सर्वे करते हैं और उधर ही ग्राफ पे इसमें प्लॉट करते हैं। ठीक है, देखिए ये टैकोमेट्रिक सर्वे, इसमें ये याद रखना, इसमें हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस हम डिटरमाइन करते हैं एंगुलर ऑब्जर्वेशंस की वजह से। इंस्ट्रूमेंट उसको बोलते हैं हम क्या, टैकोमीटर। टैकोमीटर जो यूज़ होता है जनरली किसके लिए, रफ और डिफिकल्ट टेरेन, जहाँ पर रफ टेरेन होता है या डिफिकल्ट होता है वहाँ पर हम इसकी यूज़ लेते हैं। ये चैनिंग जहाँ पर टेडस होगा, मतलब पॉसिबल, जहाँ पर हमारी चैनिंग पॉसिबल नहीं होगी वहाँ पर हम टैकोमीटर का यूज़ करते हैं, और टैकोमीटर इन जगहों पर भी यूज़ होता है। ठीक है, और इसमें जो बेसिक प्रिंसिपल है ये भी याद रखना, बेसिक प्रिंसिपल यूज़ होता है टैकोमीटर में, वो आइसोसेलेस ट्रायंगल होता है। ऐसे जो आइसोसेलेस ट्रायंगल 54 60 डिग्री, यहाँ पर 54 डिग्री ऐसे कोई ट्रायंगल बनता है जो बेस्ट होता है, जनरली हम यूज़ करते हैं, मतलब फिर 60 डिग्री इक्विलेटरल ट्रायंगल, मगर ये वाला इस पर बेस्ड होता है। ठीक है, कंपास सर्वेइंग में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया, हम मेजर करते एक तो ये एंगल किसकी वजह से, कंपास की हेल्प से, और ये जो लेंथ होती है चेन की, या अगर लेंथ होगी हमारी लाइन की तो ये हम मेजर किससे करते हैं, टेप और चेन से। कंपास सर्वे जो होता है ये एक रन ट्राइवर्स करता है, जो क्लोज्ड होगा या ओपन होगा, ये हम डिस्कस करेंगे आगे अगर कहीं पर क्वेश्चन आएगा। प्लेन टेबल हमने ऑलरेडी बोला कि ग्राफिकल मेथड है, इसमें हम फील्ड ऑब्जर्वेशन प्लॉटिंग जो है साइमल्टेनियसली डन करते हैं। ठीक है, ये जहाँ पर ये वहाँ पर सूटेबल होता है स्मॉल सर्वे के लिए, जहाँ पर स्मॉल सर्वे करना होगा, स्मॉल स्केल सर्वे, वहाँ पर हम यूज़ करते हैं। और इसमें हम स्ट्रेट लाइन्स और ये देख लेना बाद में। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन पूरा हमने डिस्कस किया, टैकोमीटर क्या होता है चेन। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 14 करेंगे। इसमें हमने ये क्वेश्चन बोल रहा है कि ऑब्लिगेटरी पॉइंट थ्रू विच अलाइनमेंट शुड नॉट पास। अगर हमको कोई भी अलाइनमेंट करना होगा रोड का तो हम वो कैसे करना चाहिए, तो हमको वहाँ पर एब्स्ट्रक्शंस कुछ आती हैं, उनके थ्रू हमारा जो है सर्वे लाइन पास नहीं होनी चाहिए, यानी कि हाईवे अगर हमारा बनाना हो तो वो उनके थ्रू पास नहीं होना चाहिए। एक तो रिलीजियस प्लेस होते हैं, या एक वेरी कॉस्टली स्ट्रक्चर्स या अनसूटेबल जो लैंड होगा। फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पर जो होगा मार्शी लैंड होगा, मार्शी लैंड, तो वहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, हम वहाँ पर उसके थ्रू अलाइनमेंट क्यों करेंगे, यानी उस अगर हमारे यहाँ यहाँ से अच्छा स्ट्रेटा मिलेगा यहाँ पर मार्शल लैंड, तो हम थोड़ा अलाइनमेंट डिवाइड कर सकते हैं हमारा रोड का, तो हम बोलेंगे नहीं हम इस तरफ अपना रोड ले जाएंगे क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा कॉस्ट लगेगा, यहाँ मार्शल लैंड है। इसलिए उसी को बोलते हैं कि हम अलाइनमेंट ऐसे बेस्ट करेंगे जो इकोनॉमिकल होगा, हम वहाँ पर हमारा लॉसेस नहीं होगा ज़्यादा। ठीक है, या हम बोलेंगे कि कहीं पर पूरा रिवर आएगा, जहाँ पर यहाँ पर एक रिवर है, इसकी विड्थ यहाँ पर 2 किलोमीटर विड्थ है, और एक जगह है वहाँ पर हमारा 100 मीटर है, तो हम कोशिश करेंगे यहाँ पर जहाँ पर रिवर की विड्थ छोटी होगी वहाँ पर हम ब्रिज बनाने की कोशिश करेंगे, अलाइनमेंट वहाँ से लेंगे, क्योंकि वहाँ पर हमारा ब्रिज का जो कॉस्ट है वो कम लगेगा। इसलिए जो सूटेबल होगा हमारे लिए हम वहाँ पर अनसूटेबल होगा, या वेरी कॉस्ट जहाँ पर हमारा कॉस्ट ज़्यादा लगेगा वो हम अलाइनमेंट चूज़ नहीं करेंगे, बल्कि बेस्ट। और यहाँ पर हम देखेंगे अलाइनमेंट वहाँ के थ्रू ले जाएंगे जहाँ पर टूरिस्ट सेंटर ज़्यादा होगा, उससे टूरिस्ट को भी आसानी होगा, या इंटरमीडिएट टाउन लोगों को आसानी होगा, वो रोड को मतलब उन्हीं के लिए बना रहे तो उनको ऐसनेस होना चाहिए, यानी कि उनके लिए कंफर्टेबल होना चाहिए, कंफर्टेबल होना चाहिए, लोग ईज़िली से वहाँ पर पहुँचे, या यहाँ पर जो मटेरियल होगा अवेलेबल ईज़िली वहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर इसका थोड़ा डिस्कस किया है, पॉइंट्स थ्रू विच पास, ब्रिज साइट होनी चाहिए, इंटरमीडिएट टाउन के थ्रू होना चाहिए, या माउंटेन पास से। देखो अगर ये कोई माउंटेन है, ये यहाँ पर माउंटेन 2 है, तो अगर हम यहाँ से रोड निकाल सकते हैं, यहाँ से हमारे लिए वे अच्छा होगा, तो हम इन दोनों माउंटेन के बीच से यहाँ रास्ता निकालेंगे और यहाँ पहुँचेंगे। खामखा अगर हम इधर डायरेक्ट पहुँचेंगे तो हमारा कटिंग और कॉस्ट जो है बहुत लगेगा, इसलिए हम ये वाला पाथ चूज़ करेंगे जहाँ से हमारा स्ट्रक्चर का कॉस्ट कम लगेगा। ठीक है, उसी को बोलते हैं कि अलाइनमेंट ऐसा लेना है ताकि हमारा जो स्ट्रक्चर का जो कॉस्ट है वो बहुत कम लगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ेंगे।
देखो यहाँ पर ऑब्जर्व रीडिंग ऑफ ए स्टॉप हेल्ड एट पॉइंट ए इज 3.5 if the stop is found to be 0.1 meter off of the vertical through its bottom the correct stop reading at point A। देखो सपोज यहाँ से हमने मेजर किया ये 0 टू ए, हमको ये लाइन मेजर करना था, ठीक है। लेकिन हमने जो है इस पॉइंट पर खड़ा हुए, सपोज करो ए पॉइंट पर हमको खड़ा होना था, लेकिन हम कहाँ खड़ा हुए, हमने यहाँ पर अपना स्टॉप लिया, तो हम डिवाइड कितना हुए ए से 0.1 मीटर। तो हमने जो ये लेंथ मेजर किया, अब कौन सी लेंथ थी, एक्चुअल में करनी थी ये ओ ए, ठीक है, एक्चुअल में करनी थी ये, लेकिन मेजर कौन सी कर ली हमने ये, तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा डिस्टेंस मेजर किया है। अब हमें बोल रहा है क्वेश्चन में कि आप बताओ एक्चुअल पोजीशन क्या होगी स्टॉक की। तो अगर हम इससे निकालेंगे, हम यहाँ पर डायरेक्टली पाइथागोरस थ्योरम में अप्लाई करेंगे, जो ओ ए स्क्वायर होगा वो बराबर होगा 3.55 स्क्वायर माइनस 0.1 स्क्वायर, ठीक है। तो एग्जैक्टली हमारा 3.485 आएगा। या हम ऐसे कह सकते हैं, देखो तो ये अब हमारा ये आंसर आ गया, लेकिन इसको थोड़ा और डिटेल में देखेंगे हम। देखो अगर हमने वर्टिकल स्टॉप यहाँ पर ए पर रखना था, हमने कहाँ पर लिखा ए डैश पर, तो हमने जो लेंथ मेजर किया वो एक्स्ट्रा किया मेजर, ठीक है, एक्स्ट्रा। अगर हमको ये लेंथ मेजर करना हो, मतलब जो हमारा एक्चुअल आना चाहिए था, हमने ये मेजर किया, हमने मेजर ये किया, लेकिन एक्चुअल कौन सा था, एक्चुअल ये था। तो जो मेजर्ड लेंथ है ये हमारा ज़्यादा आएगा, कि देखो क्योंकि ये हाइपोटेन्यूस है, हाइपोटेन्यूस हमेशा ज़्यादा होता है, तो इसको हमको माइनस करना पड़ेगा कुछ रीडिंग्स जो एक्स्ट्रा होगा, तो हम माइनस करेंगे उसको एरर से, जितना का एरर होगा उतना का हम माइनस करेंगे इसको, ठीक है। तो ये बोल रहे हैं, तो ये करेक्शन किसकी वजह से है, मिस अलाइनमेंट की। देखो अब हमको ये दिखा सकते हैं कि ये ऐसे भी निकाल सकते हैं, या इसको हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं h²/2l। ये जो एरर है इसको हम निकाल सकते हैं h²/2l। देखो मेजर कितना है 3.55 माइनस h² ये कितना दिया है 0.1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाई l, l कितना है 3.55। तो ये एग्जैक्ट आएगा कितना, कैलकुलेट करता हूँ, 1 स्क्वायर डिवाइड बाई 2 डिवाइड बाई 3.55, तो ये 1.08 मल्टीप्लाई 10⁻³ मीटर। अब इसको अगर माइनस करेंगे तो ये एग्जैक्टली आएगा कितना 3.54, ठीक है, ऐसे निकाल सकते हैं। या देखो ये एक्चुअली जो निकाल रहे हैं हम मिस अलाइनमेंट, या चेन में कभी कभी मिस अलाइनमेंट होता है, तो इससे भी निकाल सकते हैं। देखो अगर ये अभी हमको ये मालूम, इसमें एच गिवन था, कभी कभी ये थीटा गिवन होता है, तो अभी ये जो लेंथ है, सपोज करो ये एल मेजर किया था हमने, मेजर लेंथ कितना था, ये एक्चुअल ये था, तो इधर ये वाला डिस्टेंस जो है इसको हम लिख सकते हैं एल कॉस थीटा, ठीक है। तो अब जो करेक्शन होगा, करेक्शन कितना होगा, देखो मेजर कितना किया था हमने एल, और एक्चुअल मेजर किया था एल, ये होगा एक्चुअल हमारा एल कॉस थीटा, माइनस करेंगे ये एल, तो हमारा जो है करेक्शन आएगा। करेक्शन देखो ये हमको पता है ये ज़्यादा होता है, इसलिए ये माइनस में आएगा, एल कॉमन निकालेंगे, इसको आएगा 1 - cos थीटा। ये तब आता ये फार्मूला तब हम यूज़ करेंगे जब हमारा थीटा गिवन होगा, लेकिन अभी हमारा ये जो फार्मूला है जब एच गिवन था, ये वाला गिवन था, तो तब हम ये निकाल सकते हैं डायरेक्टली। और माइनस क्यों आया करेक्शन, क्योंकि ये वाली लैंग्वेज जो है हाइपोटेन्यूज ये हमेशा ज़्यादा होती है, इससे इसलिए माइनस होगा करेक्शन। देखो अब द लाइन विच इज द इंटरसेक्शन ऑफ अ लेवल सरफेस विद द ग्राउंड इज कॉल्ड, उसको हम बोलते हैं कंटूर लाइन, ठीक है, लेवल सरफेस। देखो कंटूर लाइन क्या होता है, ये एक्चुअली अगर हमारा कोई भी एलिवेशन हमको मेजर करना हो, देखो ये इक्वल पॉइंट ऑफ एलिवेशन होता है। अगर हम कोई ऐसा पहाड़ होता है, हम यहाँ से ये वाले पॉइंट ड्रा करेंगे, ये वाले पॉइंट जिनका एलिवेशन सपोज करो 15 मीटर होगा, तो ये पॉइंट जो है 15 मीटर हर जगह होगा, 15 मीटर एलिवेशन के हम पॉइंट ड्रा करेंगे, और उनको ऐसे देखेंगे उनका जो मैप है वो कैसा आएगा। हमने पहले ही पढ़ा था मैप में, देखो हमने ऑलरेडी पिछले क्वेश्चन में किया था, डिस्कस किया, जो हमारा ऐसा कोई भी मैप या मैप होता है या प्लान होता है,
उसमें हम कर्व डिस्टेंस या वर्टिकल डिस्टेंस मेजर नहीं दिखा सकते, लेकिन उसके लिए अब आया है कंटूरिंग। कंटूरिंग में हम दिखा सकते हैं कि एलिवेशन कितना है, या टोपोग्राफिक लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये हम दिखा सकते हैं, मतलब कौन से कितने एलिवेशन पर हैं। देखो कंटूर लाइन क्या होता है, ये इमेजिनरी लाइन होता है कि पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन, पॉइंट्स ऑफ इक्वल एलिवेशन फ्रॉम द अर्थ सरफेस। सपोज करो अर्थ सरफेस है, यहाँ से हम ड्रा करेंगे मतलब इक्वल एलिवेशन 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर। फिर हम देखेंगे वहाँ पर जो पॉइंट्स है उनको ड्रा करेंगे ऐसे मैप पर, तो वो ऐसा आएगा सपोज। तो ये जो पॉइंट्स ये दिखाएगा हमें कि ये इक्वल एलिवेशन ऑफ पॉइंट्स होगा, ठीक है। कंटिन्यूली डिफाइन द इंटरसेक्शन ऑफ ए लेवल सरफेस, जो क्वेश्चन पूछा गया ग्राउंड सरफेस। अब हम थोड़ा प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे इस ग्राउंड सरफेस की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रॉपर्टीज क्या होती है, ये हम नेवर जो जो 0 मीटर कंटूर लाइन है वो रिप्रेजेंट करती है कोस्ट लाइन। देखो कोस्ट लाइन जो पहले मीन सी लेवल होता है वो रिप्रेजेंट करता है, मतलब उसका जो सरफेस है वो रिप्रेजेंट करता है जीरो, वहाँ पर जो एलिवेशन होता है वो जीरो होता है। अगर इक्वली स्पेसिफाइड रिप्रेजेंट यूनिफॉर्म स्लोप, मैंने कि डायग्राम में भी देखा होगा, जो वाटर शेड लाइन होता है ये कंटूर लाइन के क्या राइट एंगल पे एंगल बनाता है जनरली। जो कंटूर लाइन से ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते, लेकिन इसमें एक्सेप्शन है। कहाँ पर, एक तो ओवरहैंगिंग क्लिफ पे, और जहाँ पर केव पेंट्रेटिंग है हिल साइड, ठीक है। और ए सेट ऑफ क्लोज कंटूर, अगर क्लोज्ड कंटूर उनका जो वैल्यू है इनर साइड से बढ़ता जाएगा वो रिप्रेजेंट करेगा हमारा वो है हिल, ठीक है। लेकिन अगर इनर की साइड से लोअर वैल्यूज होगा और हायर वैल्यूज होगा आउटसाइड, वो हमें करेगा रिप्रेजेंट वो लेक और डिप्रेशन। देखो जो ये वाला पॉइंट है, ये कौन सा ओवरहैंगिंग क्लिफ, खाली जो कंटूर्स होते हैं वो इंटरसेक्ट कहाँ करते हैं, खाली ओवरहैंगिंग क्लिफ या केव पर। देखो ये जो ओवरहैंगिंग क्लिफ है यहाँ पर, देखो ओवरहैंगिंग क्लिफ ऐसे निकल रहा है, देखो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ठीक है। ये दो कंटूर्स इंटरसेक्ट है, नहीं तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं, खाली ये एक्सेप्शन होता है किसमें, ओवरहैंगिंग क्लिफ में, जहाँ पर इंटरसेक्ट करते हैं। ऐसे यहाँ पर वर्टिकल क्लिफ में, वर्टिकल क्लिफ अगर ऐसे होगा कोई भी प्लेन, तो ये वर्टिकल क्लिफ होता है। देखो यहाँ पर ये कोइंसाइड कर रहे थे, यहाँ पर कोइंसाइड कर रही है, याद रखना किस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट ओवरहैंगिंग क्लिफ में, और वर्टिकल क्लिफ में क्या कर रहे हैं, कोइंसाइड कर रहे हैं, इंटरसेक्ट नहीं कोइंसाइड कर रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद हमने ये वाला पढ़ा हायर फिगर्स इनसाइड और लोअर फिगर्स आउटसाइड। देखो यहाँ पर अगर हायर फिगर्स इनसाइड होगा, देखो यहाँ पर जो है हमारी जो लाइन है, देखो हायर वैल्यू यहाँ पर क्या है 80, यहाँ पर कितना है देखो अच्छे से, यहाँ पर हायर वैल्यू क्या है 75 70। तो ये दूर दूर जितना जा रहा है, जितना जितना जो देखो ये वाला जो इंटरवल है इसमें 80, इसमें जो फिर है 75, ठीक है। ये वाला जो है फिर आउटसाइड की जा रहा तरफ कम कम होता जा रहा है, देखो ये फिर हो रहा है 60। तो इसका मतलब जो एलिवेशन है यहाँ पर ये 60 है, अंदर की तरफ बढ़ रहे हैं तो ये बढ़ता जा रहा है, तो इसका मतलब ऐसे ऐसे आएगा ये, ठीक है। जो अंदर की तरफ है हाइट बढ़ता जा रहा है, और बाहर की तरफ जो है देखो हाइट, यहाँ से अगर हम मेजर करेंगे हाइट, यहाँ पर 80 है, यहाँ पर फिर कम है 6, यहाँ पर 65 आएगा, यहाँ पर फिर मेजर करेंगे यहाँ पर आएगा 70, सॉरी ये डिस्टर्ब हुआ, तो यहाँ पर देख लीजिए आप। देखो ये वाला जो इनर साइड है, ये इनर साइड, यहाँ पर अगर इनर साइड करेंगे तो यहाँ पर 80 आ रहा है। जितना जितना हम बाहर की तरफ जा रहेंगे, देखो बाहर की तरफ जा रहे हैं तो ये कम कम होता जा रहा है, ठीक है। और ये देखो कंटूर इंटरवल जो है ये हमेशा कॉन्स्टेंट, यहाँ पर कितना कंटूर इंटरवल है 5 मीटर, ये भी याद रखना कंटूर इंटरवल जो होता है ये हमेशा कॉन्स्टेंट होता है 5 to 15 मीटर, ठीक है। इस दरमियान जनरली लेते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पर अब अंदर की तरफ जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ते जा रहे हैं, देखो अंदर की तरफ जो वैल्यूज़ हैं ये बढ़ती जा रही हैं, तो इसका मतलब ये हिल साइड है, क्या है हिल साइड है। ऐसे ही यहाँ पर देखो डिप्रेशन में अगर यहाँ से मेजर करेंगे कोई भी डिस्टेंस, यहाँ पर ये डिस्टेंस मेजर करेंगे तो फिर ये डिस्टेंस, तो ये डिस्टेंस जो है कंटूर से कंटूर ये इंक्रीज होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। अगर ये बाहर की तरफ इंक्रीज होता जाएगा वो हमें रिप्रेजेंट करेगा ये डिप्रेशन है या पूर्ण है, ठीक है। पूर्ण या डिप्रेशन, यानी कि वहाँ पर वैली की तरह भी बोल सकते हैं कि वो वैली है। ऐसे ही यहाँ पर देखो जेंटल स्लोप, मैंने अभी बोला था यूनिफॉर्म और जेंटल स्लोप। यूनिफॉर्म स्लोप देखो यहाँ पर जो स्लोप है ये सिटी पर स्लोप है, देखो ये सिटी एकदम स्लो बढ़ रहा है,
जो ये है ये स्टीप स्लोप है, ठीक है, ये स्टीप स्लोप है। जब ऐसे स्लोप्स आएगा तो वहाँ पर जो कंटूर लाइंस होती है वो क्लोज होती है, क्या होती है, क्लोज। जो कंटूर लाइंस होती है वो क्लोज होती है। देखो यहाँ पर भी आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा उसमें, देखो यहाँ पर जो है 340, फिर लिखा है 280, 220, नज़दीक नज़दीक बहुत कंटूर जो है देखो बहुत नज़दीक है, क्लोज होता है किसमें, स्टीप स्लोप में। लेकिन अगर हम इधर ही बात करें तो यहाँ पर अपार्ट होता है, कंटूर लाइन जो होती है वो अपार्ट होता है। किस केस में, जब जेंटल स्लोप होगा, जेंटल स्लोप, ठीक है। देखो जेंटल स्लोप ऐसे, इसमें बहुत सारा डिस्टेंस एक ही साथ, देखो यहाँ पर ये स्टीप था लेकिन यहाँ पर तो इसमें याद रखना कंटूर लाइन जो होती है वो बहुत अपार्ट होती है। देखो यहाँ पर बहुत दूर दूर है कंटूर लाइन बहुत दूर दूर है। यहाँ पर एक ही साइड से जम्पलिंग था, ठीक है, ये याद रखना। ये भी पूछा जाता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है इसकी प्रॉपर्टीज। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये भी हमने पूर्ण डिस्कस किया कि इसके जो वैल्यूज हैं अंदर की साइड से कम होती जा रही है, बाहर की साइड ज़्यादा। हिलॉक में अंदर की साइड ज़्यादा वैल्यूज होती है, बाहर की स्टीप स्लोप भी और माइल्ड स्लोप भी देखा। अब देखो जो अर्लेस्ट सर्वेज होती है, अर्लेस्ट सर्वे जो वो कौन सी होती थी, वो हमारी लैंड सर्वेज होती थी। लैंड सर्वे के बारे में यहाँ पर पढ़ लेना थोड़ा, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन एट अ प्लेस। देखो जो जो दो दो बियरिंग्स होते हैं, एक तो ट्रू बियरिंग होता है, ये बियरिंग मतलब होता है, बियरिंग का मतलब होता है एंगल, कोई भी हॉरिजॉन्टल एंगल। सपोज करो ये पॉइंट का हमको मेजर करना है हॉरिजॉन्टल एंगल यहाँ से किसी भी रेफरेंस से, तो ये अगर ये रेफरेंस होगा ट्रू बियरिंग यानी कि ट्रू नॉर्थ से, अगर इसका हम जो एंगल मेजर करेंगे ट्रू नॉर्थ से करेंगे जो कभी चेंज नहीं होगा, उसको हम ट्रू बियरिंग से करेंगे। लेकिन अगर हम यही एंगल मेजर करेंगे किससे, मैग्नेटिक मेरिडियन से, तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक मेरिडियन, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन, और इसके बियरिंग मैग्नेटिक बियरिंग कहेंगे। तो ये जो एंगल है ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, ठीक है। और अगर ट्रू नॉर्थ से करेंगे उसको ट्रू बियरिंग कहते हैं, अगर मैग्नेटिक से करेंगे उसको मैग्नेटिक बियरिंग कहते हैं। और जो मैग्नेटिक बियरिंग है, मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये चेंज होता है विद टाइम, क्या होता है, चेंज। और ये जो ट्रू नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ ये कभी चेंज नहीं होता है, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे इधर। देखो जो ट्रू नॉर्थ है ये मेजर करता है क्लॉकवाइज, ठीक है, ये भी क्लॉकवाइज मेजर कर सकते हैं, ठीक है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। और ये जो है नेवर चेंज विद टाइम, ये चेंज टाइम विद मतलब टाइम के साथ साथ चेंज नहीं होता है। लेकिन ये जो है मैग्नेटिक बियरिंग ये टाइम के साथ चेंज होता है, क्योंकि फिक्स्ड पोल्स नहीं रहते, फिक्स्ड फ्यूजन नहीं होती है पोल्स की। और इसमें एक बात और, इसमें मैग्नेटिक डिक्लिनेशन एटसेट्रा आएंगे। तो ये वाली रीडिंग जो है हमेशा, अगर इसके मतलब अगर हम ट्रू नॉर्थ से मेजर करेंगे, जो ट्रू नॉर्थ से कोई भी बियरिंग हम मेजर करेंगे वो हमेशा फिक्स्ड रहेगा, कांस्टेंट रहेगा किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड पॉइंट पर। लेकिन अगर इसका हम मैग्नेटिक बियरिंग निकालेंगे किसी भी पॉइंट पर तो वो चेंज भी हो सकता है विद टाइम, ठीक है। ये भी हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, क्या, ट्रू मेरिडियन। ट्रू मेरिडियन मैंने बोला ये फिक्स होता है। ट्रू नॉर्थ हमारा जो नॉर्थ होता है, ट्रू नॉर्थ और ट्रू साउथ, वो हमारा ट्रू मेरिडियन होता है। ये हॉरिजॉन्टल एंगल विच मेक्स विद द मैग्नेटिक नॉर्थ, ठीक है। देखो अब मैं मैग्नेटिक नॉर्थ इधर में डिफाइन करूंगा। सपोज करो ये ट्रू नॉर्थ होगा हमारा, अगर मैं कोई भी एंगल अब मेजर करूंगा ये हमारा एंगल होगा वो ट्रू बेयरिंग होगी। लेकिन अगर यहाँ पर समझो कोई भी थोड़ा सा डिक्लिनेशन आया हो, यानी कि कोई भी एरर आया हो इंस्ट्रूमेंट वजह, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की वजह से, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तो वहाँ पर डिक्लिनेशन हुआ होगा, कुछ डिक्लिनेशन यानी कि एरर, यानी कि उधर कुछ डिक्लिनेशन हुआ होगा, कुछ एरर आया होगा, तो यहाँ पर जो इसको बोलेंगे हम वो मैग्नेटिक मेरिडियन, मैग्नेटिक बियरिंग होगा, ठीक है, मैग्नेटिक मेरिडियन होगा, ठीक है। ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जितने से ये मतलब जितना इसका एरर होगा कितने ट्रू नॉर्थ से, उसको हम बोलेंगे डिक्लिनेशन हुआ है, ठीक है। तो जो हमारा जो नया एंगल हम जो कंपास से मेजर करेंगे, कंपास से जो भी एंगल हम मेजर करेंगे वो हमारा मैग्नेटिक बियरिंग निकल के आएगा, क्या आएगा, क्योंकि हमारा जो कंपास है, देखो हमारा जो कंपास है वो मेजर करता है, अगर हम कंपास से मेजर करेंगे वो कहाँ से मेजर करता है, मैग्नेटिक डिक्लिनेशन से, यहाँ से,
तो वो ट्रू नॉर्थ से हमको मेजर करके नहीं देता है, ठीक है। जो हम मेजर करते हैं कंपास से, सर्वेयर कंपास से, वो यहाँ से मेजर करके देता है। जो एक्चुअल होता है वो कहाँ से होता है, ट्रू नॉर्थ से, लेकिन हमारा जो कंपास है वो मेजर कहाँ करके देता है, यहाँ से। तो अगर हमको वो फिर ट्रू बियरिंग निकालना होगा, ट्रू बियरिंग को हम ये वाला डिक्लिनेशन है जो ऐड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ये जो है ये हम किससे निकालते हैं, कंपास या सर्वेयर कंपास से, लेकिन ये जो होता है ट्रू बियरिंग ये किससे निकालते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशन से। अब देखो इधर, ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक डिक्लिनेशन भी एक एंगल ही होता है, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल एंगल होता है, यानी कि मैग्नेटिक मेरिडियन एक हॉरिजॉन्टल, जो भी हम एंगल करते हैं, मेजर करते हैं विद द मैग्नेटिक मेरिडियन मेक्स विद द ट्रू मेरिडियन, ठीक है। देखो ये मैग्नेटिक मेरिडियन किससे बनाता है, ट्रू नॉर्थ से। इसको हम कहेंगे इधर क्या, थीटा ई, ठीक है। या वेस्ट, या ये डिक्लिनेशन ईस्ट की तरफ होगा, ये डिक्लिनेशन किसकी तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है। देखो अब हमने बोला कि ये डिक्लिनेशन हुआ, ये ट्रू नॉर्थ था, इधर हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन था, मतलब डिक्लिनेशन कुछ थीटा एंगल से होगा। अब हमारा ये कहाँ की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, ठीक है। ये ईस्ट, यहाँ से ये वेस्ट। सपोज करो अब हम जो भी एंगल, हमें कोई भी पॉइंट ए करना है मेजर, हमने कंपास से किया है, तो उसका जो एंगल आया है वो आएगा अल्फा, ठीक है, अल्फा। अब हमें अगर ट्रू बियरिंग निकालना हो, ट्रू बियरिंग कहाँ से होता है, ट्रू बियरिंग होता है यहाँ से, ट्रू नॉर्थ से, तो वो हमारा आएगा थीटा प्लस अल्फा, ठीक है। ट्रू बियरिंग, इसका मतलब ये डिक्लिनेशन, ये कितना होता है, ये डिक्लिनेशन होता है, जो एरर होता है फिर। और ये जो एंगल मेजर किया हमने मैग्नेटिक मेरिडियन से, इसको हम बोलते हैं, जो ये वाला एंगल, इसको हम बोलते हैं मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। ये वाला जो होता है ये मैग्नेटिक बियरिंग होता है। ये जो एंगल होता है ये डिक्लिनेशन, ये डिक्लिनेशन डी डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक बियरिंग, ठीक है। तो इसका आंसर जो ट्रू बियरिंग आएगा ये मैग्नेटिक डिक्लिनेशन प्लस मैग्नेटिक मेरिडियन आएगा। लेकिन सपोज करो अब यही, अब डिक्लिनेशन है वो ईस्ट की तरफ नहीं वेस्ट की तरफ हुआ है, सपोज करो अभी जो थीटा है ये वेस्ट की तरफ डिक्लाइन हुआ है। और अब हम जो मेजर करेंगे, सपोज यही पॉइंट ए है, अब हमने कंपास से मेजर किया, तो वो कहाँ से हमारा जो रीडिंग दिखाएगा, वो रीडिंग ट्रू नॉर्थ से नहीं, कहाँ से, मैग्नेटिक नीडल से दिखाया, यानी कंपास यहाँ से, यहाँ पर होगा अल्फा। तो इस वक्त जो ये वाला है ये फिर से मैग्नेटिक बियरिंग आएगा, क्योंकि मैग्नेटिक बियरिंग हमेशा कहाँ से, मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन से मेजर करते हैं, यहाँ पर मैग्नेटिक मेरिडियन, और यहाँ से जो है ये मैग्नेटिक बियरिंग, यानी कि जो मैग्नेटिक बियरिंग अभी आया है वो अल्फा आया है, डिक्लिनेशन कितना आया है, वो कितना है, थीटा। अभी जो हम ट्रू बियरिंग निकालेंगे, ट्रू बियरिंग कहाँ से मेजर होगी, यहाँ से, ट्रू बियरिंग यहाँ से मेजर होगी, तो वो आएगा यहाँ से यहाँ तक जो एंगल होगा, जो यहाँ से यहाँ तक एंगल होगा, वही हमारा ट्रू बियरिंग होगा, ठीक है। ट्रू बियरिंग हमेशा नॉर्थ से होगा। और यहाँ पर जो एंगल अब होगा ट्रू बियरिंग वो अल्फा, ये पूरा माइनस करेंगे हम उसको डिक्लिनेशन, यानी कि माइनस करेंगे ये डिक्लिनेशन। तो इससे हमारे दो फार्मूला निकल के आए हैं, अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो ये जब ये अल्फा प्लस बीटा ये जब डिक्लिनेशन कहाँ की तरफ होगा, ईस्ट की तरफ, तब ये वाला फार्मूला यूज होगा प्लस वाला, जब वेस्ट की तरफ होगा तब वो वाला कौन सा आएगा, तब माइनस वाला आएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर डिस्कस किया है, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक के ट्रू मेरिडियन होगा, और मैग्नेटिक बियरिंग कहाँ से मेजर करते हैं, मैग्नेटिक मेरिडियन से, ठीक है, जो कंपास हमें निकाल के देते हैं। तो ये वाले आंसर दो आए हैं। इसमें ये याद रखें, यहाँ पर अगर ट्रू बियरिंग निकालेंगे फिर से, इसमें ट्रू बियरिंग कितना होगा, मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, इसी पर क्वेश्चन है एक, देखो अब हमारा ये क्वेश्चन है, इसमें क्या दिया है, मैग्नेटिक बियरिंग जो दी है ऑफ ए लाइन वो 25 डिग्री 30 सेकंड किसकी तरफ, ईस्ट की तरफ, और मैग्नेटिक डिक्लिनेशन जो दिया है, डिक्लिनेशन किसकी तरफ दिया है, वेस्ट की तरफ दिया है, डिक्लिनेशन जो है वेस्ट की तरफ दिया है, ठीक है। तो इसमें क्या है, पहले अगर वेस्ट वेस्ट से दिया है मैग्नेटिक मेरिडियन,
और जो हम एंगल अब मेजर करेंगे मैग्नेटिक कंपास यानी कि जो मैग्नेटिक बियरिंग है वो यहाँ से मेजर होगी, ठीक है, यहाँ से मेजर होगी। देखो अब इसने दिया है जो रीडिंग दिया है इससे, यहाँ से सपोज करो इसने जो रीडिंग दिया है अब यहाँ से दिया है ये वाला, तो हम पहले इधर निकाल सकते हैं ये वाला। इसमें क्या करेंगे हम 180 डिग्री कुछ करेंगे पहले कन्वर्ट करने की, 25 डिग्री 30 सेकंड, ठीक है। और डिक्लिनेशन कितना दिया है वेस्ट की तरफ, ये याद रखो, ये डिक्लिनेशन कितना दिया है इसने वेस्ट की तरफ, जूम करूँगा, 5 डिग्री 30 सेकंड, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है ये वाला ठीक है, ये वाला ये होगा, ये यहाँ से निकलेगा, यहाँ से कितना निकला है हमें, तो ये निकल के आएगा 144 डिग्री 30 सेकंड। और अब जो ट्रू बियरिंग है, ट्रू बियरिंग कहाँ से, यहाँ से जो एंगल है ये ट्रू बियरिंग होगा, ये ट्रू बियरिंग होगा। तो ट्रू बियरिंग होगा मैग्नेटिक बियरिंग माइनस डिक्लिनेशन, ठीक है। मैग्नेटिक मेरिडियन कितना निकला हमें 154 डिग्री 30 सेकंड माइनस करेंगे 5 डिग्री 30 सेकंड, जो आंसर निकल के आएगा वो 149 डिग्री, ठीक है, 149 डिग्री। अब इसको हम फिर से कन्वर्ट करेंगे, वो 149 डिग्री यहाँ से 149 डिग्री यहाँ से आया, तो यहाँ से कितना आएगा ये 31 डिग्री। तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट, वो साउथ ईस्ट 31 डिग्री, ठीक है। होप आप सबको समझ आया होगा, ये लेक्चर अच्छे से दिया होगा। लैंग्वेज पर फिर से बोल रहा हूँ, लैंग्वेज पर कोई भी कंसंट्रेट मत करना, मैंने जो कंटेंट दिया है आपको इससे फुल रिवीजन होगा, क्योंकि ये कोर्स रखा गया है किसके लिए, आपका रिवाइज अच्छे से हो जाए और क्वेश्चंस भी साथ साथ हो जाए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।